जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आप सब इफ्तार सबने कर ली होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से इफ्तार की होगी। और सब लोग कैसे हैं? ऐसे तबीयत ठीक है सबकी? सारे ऐड हो चुके हैं ग्रुप क्लास में? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? कितने मेंबर्स क्लास लेते हैं वो तो ऐड है, और आवाज आपकी आ रही है। जी। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है आज हम वो पढ़ेंगे। उससे पहले जो है चैप्टर नंबर 2 में से कुछ क्वेश्चंस अगर कर लें तो क्या ख्याल है आप लोगों का? सर, एक स्टूडेंट का मैसेज है कि उससे चैप्टर नंबर 1 में से कंफ्यूजन्स हैं, कुछ कौन उसके कुछ बच्चा है? क्वेश्चंस हैं। किसको कंफ्यूजन है? जरा खुद हिना। हिना को। जी तो वो हिना बोले, मैसेज आपको कर क्या रही है जी। कंफ्यूजन है? आपको क्या कंफ्यूजन है? आपकी अस्सलाम कंफ्यूजन वालेकुम दूर सर। की जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। सर, मुझे ना चैप्टर नंबर 1 में से एयर साइड क्लियर नहीं हुआ। एयर साइड क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, हो जाता है हाँ क्लियर। जी। आपको अभी कर देते हैं क्लियर। चैप्टर नंबर 1 पे आ जाते हैं जी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में एयर साइड। ठीक है जी। एयर साइड हमारे पास कहाँ है? ये रही एयर साइड। एयर साइड मीन्स द मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ एन एरोड्रोम adjacent train and building or portion thereof access to which is controlled by the force। एयरपोर्ट का वो एरिया जो कि मूवमेंट में इस्तेमाल होता है, जहां पर जहाजों की आमदोरफ्त होती है और जहां से जहाज जो है वो रनवे पर मूव करते हैं। एक हैंगर होता है, हैंगर जहां पे जहाज वैसे खड़े होते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर एयर साइड एक जगह होती है जहां पर जहाज खड़े होते हैं और वहीं से जहाज मूव करते हैं। ठीक है, वो बिल्डिंग्स हो सकती हैं, वो कोई पोर्शन हो सकता है। ठीक है, जिसकी एक्सेस जो है वो फोर्स के अंडर होती है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ही वहां पर जा सकती है और उस एरिया को एक्सेस कर सकती है और उस एरिया को कंट्रोल करती है एएसएफ। समझ आई आपको? जी सर। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब लेक्चर नंबर 2 को पढ़ लें हम 3 को। हाँ जी। आपने लेक्चर नंबर 2 टू क्लियर है। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था कल। उसमें से क्वेश्चन करें हाँ आपसे? जी, आज पढ़ा था वो। हाँ जी, कर। अच्छा जी। तो मुझे ये बताएं कि डीजी मींस एएसएफ हाँ एक्ट जी। इन एएसएफ डायरेक्टर एक्ट। डीजी मींस डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सॉरी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी मींस के वो सारे मेंबर्स होंगे जो अपॉइंट करने में इन्वॉल्व होंगे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसका नाम क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी का नाम क्या है? आयशा, आप बताएं। सर, क्वेश्चन क्या है, दोबारा बता दो। अपॉइंटिंग अथॉरिटी। लकीर के फकीर बनने का मकसद नहीं है। आपने सिर्फ जो नोट्स के ऊपर लिखा है उसको पढ़ के जो है लकीर के फकीर बन गए हो। आपको आपका क्वेश्चन जो है मोल्ड करके दिया है मैंने आप लोगों को। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या है। सर, मैं बताऊं। जी जी बताएं। सर, डायरेक्टर जनरल जो है ना, वही अपॉइंट करते हैं ये जो मेंबर्स होते हैं ना उनको। अच्छा, और डायरेक्टर जनरल खुद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। तो सारी की सारी जो है वो अथॉरिटी किसके पास गई? डायरेक्टर जनरल के पास। नो वे।
सारी की सारी अथॉरिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास गई, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या हुई? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट। शाबाश। ये चीज आपने क्लियर करनी है कि आपको क्वेश्चन जो है वो किसी भी एंगल से बना के दे सकता है, लाजमी नहीं है कि सीधा सीधा पूछ ले वो, ठीक है ना। अभी 2024 में अगस्त में एएसएफ के इंस्पेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि कानूनन तो उन्हें चाहिए था कि एएसएफ एक्ट उसमें डालें, लेकिन अब असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में उन्होंने टेररिज्म एक्ट दिया हुआ था, ठीक है, और एएसएफ के इंस्पेक्टर के पेपर में उन्होंने आर्मी एक्ट दिया हुआ था। अब हम तो पढ़ रहे हैं एएसएफ एक्ट, वहां पे आया है आर्मी एक्ट, तो अब बंदा क्या करे? ये यहां पर आर्मी एक्ट और एएसएफ एक्ट जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी को ही पढ़ें या आप इसको ही पढ़ें, ठीक है, क्योंकि मेंबर्स जो हैं और ऑफिसर्स में फर्क होता है, ठीक है ना। मेंबर्स और ऑफिसर्स में फर्क होता है, लेकिन ऑफिसर्स जो होते हैं उनकी एक अलग क्राइटेरिया होता है, अलग क्रेडिबिलिटी होती है, बट जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए एएसएफ का एक्ट ही काबिल कबूल है। लेकिन आप इतना तो नॉलेज रखें कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको तो आप अपने अल्फाज में भी बयान कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात को। चैप्टर नंबर 2 में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। चैप्टर नंबर 2 में किसी को कंफ्यूजन है कोई तो पूछ ले, जल्दी से पूछें, टाइम इज टू शॉर्ट। जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में इसका 4th पॉइंट जो है वो एक बार समझा दें। अच्छा जी, द हेड ऑफ द फोर्स शैल बी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अभी मैं बताया है आप लोगों को, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो एएसएफ का डीजी हो जिसे हम डायरेक्टर जनरल कहते हैं, दोनों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। बस बशर्त ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डीजी को उनके ऊपर अपॉइंट कर देती है तो वो उनका ऑफिसर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह ही इसको अगर हम इस प्रोस्पेक्टिव से देखें कि दोनों अपनी जगह पे होंगे, ठीक है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट की पे है और जो डीजी की पे है या उनकी जो मेंबर की पे है, वो दोनों ही फेडरल गवर्नमेंट की जो हेड से निकलती हैं, ठीक है। तो इन दोनों की अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट बनती है, बट फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एएसएफ के डीजी को चार्ज दे देती है कि यू हैव टू अपॉइंट मेंबर्स इन एएसएफ फॉर एम्प्लॉयमेंट। समझ आ गई आपको? सर अगर मेंबर्स की बात आए तो फिर डीजी आएगा, और अगर ऑल ओवर द फोर्स की बात आए तो फिर फेडरल गवर्नमेंट आएगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट आएगा, बिल्कुल ऐसे ही ये है। कंफ्यूज कर रहे हैं अब। ठीक है, ये ना कि अगर वहां पे ऑप्शन आता है ना हमारे पास कि मेंबर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है तो वो कौन करेगा, तो फिर वहां पे तो सिर्फ डीजी आएगा। डायरेक्टर जनरल, मेंबर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर जनरल करेगा। जी, और अगर वहां पे क्वेश्चन आता है मेंबर्स प्लस ऑफिसर्स तो फिर आएगा फेडरल गवर्नमेंट। ऑफिसर्स की तो आपको मैंने बताया है ना, ऑफिसर्स की तो ऑफिशियली जो है वो एफपीएससी करेगी, चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनकी एफपीएससी करेगी, ठीक है ना। उनकी ये रनिंग ये सब कुछ नहीं होता उनका ना, ठीक है, ठीक है ना जी। और किसी का क्वेश्चन है? ये फोर्थ पॉइंट जो है ना इसका वो क्लियर कर दें। 1 2 3 4 है ना फोर्थ वाला। अच्छा, ये एवरी ऑफिसर, जी एक और स्टूडेंट ने यही पूछा है। अच्छा जी, एवरी ऑफिसर एंड मेंबर शैल रिसीव ऑन हिज अपॉइंटमेंट अ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ सेट इन सेकंड शेड्यूल अंडर द सील ऑफ द डायरेक्टर जनरल और सच ऑफिसर और डायरेक्टर जनरल में ऑथराइज ऑन दिस behalf by the virtue of holding a certificate. It is vested with the power, function and privileges of an officer and member. अच्छा जी, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हर ऑफिसर और मेंबर जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो उसको एक हलफनामा दिया जाता है
जैसे कि एक फर्स्ट अफर्मेशन लेटर है और एक सेकंड शेड्यूल है, ठीक है। वो दोनों ही इसके एएसएफ एक्ट के लास्ट पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप उसको रीड आउट कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। उसमें उसकी पावर और उसकी काम के मुतल्लिक बताया जाता है कि आपकी ये पावर्स हैं, आप इनको इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो ऑफिसर हो। उस बंदे का नाम पता और उसका डेजिग्नेशन उसके ऊपर लिखकर उससे साइन करवाए जाते हैं। फिर उसके नीचे जो है वो डीजी साइन करता है। अगर ऑफिसर है तो उसके नीचे जो है वो एफपीएससी साइन करती है। एफपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो उसके नीचे साइन करता है, ठीक है ना, कि आपकी ये पावर्स हैं, ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके अंदर रह रह के अपने आपने अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देना है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको पॉइंट? जी सर, थैंक यू। नेक्स्ट चले हम के इसको और मजीद पढ़ना है हमने। नहीं सर, क्लियर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलें जी, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। जैसे पावर की बारे मैंने बताया था कि हर मेंबर और ऑफिसर्स की अपनी अपनी पावर्स और ड्यूटीज होती हैं, उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मेंबर की क्या पावर होती है और ऑफिसर्स की क्या पावर होती है, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेकंड जस्ट वेट, आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा मैंने कहा बड़ा कर दूं। अच्छा जी, तो पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर, ठीक है। एन ऑफिसर और मेंबर शेल, हर ऑफिसर और मेंबर जो है, टेक इफेक्टिव मेजर फॉर द इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, aerodromes, aircraft, civil aviation, installation within the limits of airport, aerodrome, for safeguarding the civil aviation against the unlawful interference. अब यहां पर वो एक क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स शैल बी, तो ये आप इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं इनमें से 3-4 पॉइंट जो है वो उठा के दे देता है। तो आपने ये चीज नोट डाउन करनी है, ये चीज एक्नॉलेज करनी है आपने कि जब आपको वो पॉइंट बना के देगा, आपके पास वो एमसीक्यूज टाइप देगा, तब आपको ये अंदाजा हो कि जो इनमें से पॉइंट ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से थोड़े से उनमें से 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। 19-20 का फर्क होने के बावजूद आप इसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ के पेपर को जो है वो आगे टिक करना है, ठीक है जी। तो ये इनकी जो है पावर और ड्यूटीज बताई गई हैं, जिसमें जो है मेंबर और ऑफिसर्स हैं वो इफेक्टिव मेजर्स जो है वो अपनाते हैं कि किस लिए, क्योंकि वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी के लिए, एरोड्रोम की सिक्योरिटी के लिए, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन जैसे कि एटीसी हो गया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेडार ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हैंगर हो गया, और यानी कि एयरपोर्ट या एरोड्रोम के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उनके ऊपर जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए जो जो हिफाजती तदाबीर अपनानी पड़ती हैं उनको अपनाते हैं, ठीक है जी। या फिर अगेंस्ट द अनलॉफुल इंटरफेरेंस, जो कि कानून के खिलाफ वर्जी, कानून के खिलाफ हो, ठीक है, उसके बरक्स जो है वो अपनी पावर्स और ड्यूटीज को इस्तेमाल करते हैं और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ आ गई? सर ये जो चैप्टर 2 था उसमें भी फर्स्ट पॉइंट यही था जी जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है जी उसमें भी फर्स्ट पॉइंट ये था, जिसमें ये एक्ट ऑफ अनलॉफुल ये लास्ट पेपर में एमसीक्यूज भी आया था। जी तो जी 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 फिर जी, चैप्टर 3 में और चैप्टर 2 में इन पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर पावर्स के बारे में बताया गया है, वहां पर सिक्योरिटी मेजर को डिफरेंस किया गया है, यहाँ पर पावर बताई गई है, ये पावर को मेंशन किया हुआ है उन्होंने। समझ आ रही है? ठीक वहां पे एयरपोर्ट या एरोड्रोम को सही मेंशन किया है। जी।
ठीक है। हर तरह की क्यूरी जो है आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस क्लास को लाइव लेने का मकसद यही होता है कि आपकी तमाम तरह की जो है वो जो क्यूरीज हो उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है जी, नेक्स्ट चले हम। जी सर। सेफगार्ड एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स बैजेस कार्गो एंड मेल विद द लिमिट्स ऑफ एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की एक और जिम्मेदारी ये भी है कि जहाँ ये जिम्मेदारी है यहाँ पर ये चीज ना, ये चीज आपने जब पेपर पे या आपको क्वेश्चन आएगा या आपने जब इसको रेडी करना है, तैयार करना है, तब आपने ये चीजें नोट करनी है। ये जो आपके पास पॉइंट्स दिए हैं ना, पावर एंड ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स, ये इनकी ड्यूटी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है कि ये पैसेंजर्स की हिफाजत के लिए, उनके जो सामान की हिफाजत के लिए, या फिर कोई सामान वाला जहाज आ जा रहा है, ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर है या एयरपोर्ट से बाहर जा रहा है, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अमल दरामद करती है, अपने तमाम तरीके से उसको सेफ गार्ड करती है। ठीक है जी। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन एंड व्हीकल फ्रॉम एक्सेस टू द एयर साइड अदर द एरिया इंपॉर्टेंट ऑफ सिक्योरिटी एयरड्रोम एंड एयरपोर्ट। अनऑथराइज्ड पर्सन एंड व्हीकल, वो इंसान, वो पर्सन, वो शख्सियत जिसका दाखिला जो है वो ममनू है। कहाँ ममनू है? एयरपोर्ट के ऊपर। एयरपोर्ट पे तो तकरीबन सारे ही आ जा सकते हैं विद इन द सिक्योरिटी पर्पस की उनकी चेक एंड बैलेंस किया जाए। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ एयर साइड आर अदर इंपॉर्टेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स। एयरपोर्ट और एरोड्रोम में एयर साइड जो है उसके ऊपर जो है वो अनऑथराइज्ड व्हीकल जो है उनका आना जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई धमाका खेज मवाद हो, ठीक है, वो उसको ब्लास्ट करने के लिए वहां जा रहे हो, तो इसलिए वहां पर अनऑथराइज्ड पर्सन और ये व्हीकल का जाना ममनू है, जो कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इस चीज को यकीनी बनाती है। ठीक है जी। रिक्वायर द ऑपरेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान टू कंफर्म टू द प्रिस्क्राइब्ड सिविल एविएशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि वो एयरक्राफ्ट जो कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उन्होंने ही उस एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो लैंड करना है और उन्होंने ही यहाँ से डिपार्चर करना है, और ये सब कुछ सिक्योरिटी मेयर के अंदर रहते हुए होता है। और हर एयरपोर्ट के ऊपर हर तरह के दस्ते होते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एयरपोर्ट बड़ा है तो उसमें ज्यादा लोग होंगे, अगर एयरपोर्ट छोटा है तो उसमें कम लोग होंगे, और इन सब को मैनेज करता है इंस्पेक्टर। तकरीबन 20 से 25 लोगों का एक दस्ता होता है, तो उनको इंस्पेक्टर मैनेज करता है, और 7 से 8 इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेज करता है, और 3 से 4 असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, उनको फिर जो है कर्नल या ब्रिगेडियर लेवल का जो बंदा होता है, जो पूरे होल एयरपोर्ट का इंचार्ज होता है, वो इनको मैनेज करता है। और फिर इंस्पेक्टर के नीचे जो है वो मेंबर्स कॉर्पोरल और एएसआई होते हैं, तो वो उनको जो है वो आगे काम स्पुर्द करते हैं। समझ आ गई आपको? जी सर। टेक इफेक्टिव मेजर फॉर प्रिवेंटिंग हाईजैक, sabotage, placement and car bombings, later bombs, dangerous article and carriage of arms into the restricted area of the airport aerodromes and aircraft except of authorized by him and shall soon he as he detects। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का एक और मकसद ये भी है कि इनके ऊपर जब हाईजैक, कोई जहाज हाईजैक होता है, उनसे बचाने के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मौजूद होती है, ठीक है, या फिर कार बॉम्बिंग्स। मैंने पहले बताया है कि ये एयर साइड के ऊपर जो है अनऑथराइज्ड व्हीकल या फिर इस तरह की कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को
ये नजरअंदाज नहीं करते, फौरी कैच करते हैं और फौरी रिस्पॉन्स करते हैं। एएसएफ में एक ब्रांच है, जैसे कि एटीएस है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ठीक है। जैसे एटीएस है उसी तरह एक और भी ब्रांच है जिसको क्यूआरएफ कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स क्या करती है जी, ये एयरपोर्ट की जो हदूद है उसके ऊपर तैनात होती है। इनकी ड्यूटी होती है, कुछ टाइम में इनकी ड्यूटी होती है, तो उस ड्यूटी को मद्देनजर रखते हुए ये अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। हाईजैकिंग और कार बॉम्बिंग्स और दूसरे डेंजरस आर्टिकल से ये हिफाजत करते हैं, ठीक है। इनकी गाड़ियां जो है वो ऑन द स्पॉट होती हैं, जो कि एयरपोर्ट की रनवे के साथ ही होती हैं, तो वहीं से ये अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं जी, यूज सच आर्म्स एंड अम्युनिशन एंड द equipment as may authorized by the director general or officer authorized by him for the purpose of act। अच्छा जी, तो यहाँ पे उन्होंने गन्स के बारे में बताया है कि गन्स जो है या जो भी असला होता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास, उनको यूज करने का या उनको इस्तेमाल करने का जो एक चार्टर होता है, उनको इस्तेमाल करने की अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर जनरल जो है वो मेंबर और ऑफिसर्स को देती है, ठीक है। मेंबर्स और ऑफिसर्स, उनको डायरेक्टर जनरल जो है वो अथॉरिटी देता है, और ऑफिसर जो है वो मेंबर को आगे अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि यू हैव टू ऑथराइज्ड टू कीप दिस आर्म विद यू, ठीक है। कोई भी एक, जैसे मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो है वो इंस्पेक्टर को और इंस्पेक्टर जो है वो मेंबर को, और डायरेक्टर जनरल इन सबको अथॉरिटी देता है कि यू हैव टू यूज गन्स आर्म्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है जी। अच्छा जी, सर्च एंड अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन हु ही सस्पेक्ट ऑफ इंडेंजरिंग और अटेम्प्टिंग टू इंडेंजर और हैविंग इंडेंजर द सेफ्टी ऑफ एरोड्रोम और एयरपोर्ट or aircraft or civil aviation installation may use such force may be necessary in discharge of his duty or aforesaid। and इसका मतलब ये है जी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी बंदे को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, किसी भी बंदे को चेक कर सकते हैं विदाउट एनी अरेस्ट वारंट, किसी भी बंदे को सर्च कर सकते हैं विदाउट सर्च वारंट। वो उनके पास ये अथॉरिटी होती है, चाहे मैंने आपको कल भी बताया था कि चाहे वो कस्टम ऑफिसर्स हो, चाहे वो पायलट हो, ठीक है, चाहे वो पुलिसमैन हो, एनीवन एल्स, हर बंदे की वहां पे तलाशी ली जा सकती है कि जिनके ऊपर उनको शक है कि ये बंदा जो है हमें डेंजर लग रहा है, ये बंदा हमें सस्पेक्टेड लग रहा है, तो उसको चेकआउट करने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो जो है अपना तमाम तरीकाकार अपनाते हैं और उसको चेक करते हैं, ठीक है जी। परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिक्वायर हिम टू परफॉर्म। अदर फंक्शन जो होते हैं या ड्यूटी से कुछ हटकर फंक्शंस होते हैं या किसी एडिशनल कोई ड्यूटी लग गई तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उससे वो काम करवाती है, ठीक हो गया जी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल में प्रीवियस अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट कॉल फॉर मिलिट्री असिस्टेंट इन द कनेक्शन विद द पोस्ट लैंडिंग एंड एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन एट द एयरपोर्ट एरोड्रोम। When does all officer and members or civil agencies operating the airport and aerodrome shall be the accordance with the direction of the military authority rendering the such assistance। डायरेक्टर जनरल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल के ऊपर जो है मिलिट्री की असिस्टेंस या मिलिट्री से जो है मदद ले सकता है। कब ले सकता है मदद? जब कोई पोस्ट लैंडिंग या फिर एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन हो रहा हो एयरपोर्ट के ऊपर। पोस्ट लैंडिंग क्या होती है? वो लैंडिंग जो मामूल से हटकर लैंडिंग हो रही हो, किसी की जो है इमरजेंसी लैंडिंग है या फिर फॉर एग्जांपल फैसलाबाद एयरपोर्ट पे किसी ने इमरजेंसी लैंडिंग करनी है,
उनका फ्यूल खत्म हो गया, या वो किसी और एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंड करना है, या वो गलती से जो है वो इस और एयरपोर्ट पे आ गई हैं, या कोई ऐसा मामला हो गया है, या फिर इस तरह का कोई वजह बन गई है, तो इस वजह से जो है डायरेक्टर जनरल क्या करता है, पहले अप्रूवल लेता है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट से। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है जी, मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो फिर उनको मिलिट्री असिस्टेंस की इजाजत देती है, फिर वो मिलिट्री असिस्टेंस से दरखास्त करता है, देन फिर जो है आर्मी जो है वहां पे तैनात हो जाती है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको? किसी बच्चे का यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। जाग रहे हैं सब बच्चे? जी सर, जाग रहे हैं। जी अच्छा, तो है कोई क्वेश्चन या फिर चलें आगे? टाइम लिमिटेड है, 3 मिनट रह गए हैं, आगे नहीं पढ़ा जाना मेरे ख्याल से, जी सर, बस एंड हो गया है, तकरीबन एंड है। जी सर। लास्ट पॉइंट है, इसको सुन लें। लाइबिलिटीज ऑफ ऑफिसर एंड मेंबर, हाँ इट जी। शुड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर एंड मेंबर promptly to obey the executive all order and instruction issued by him by any competent authority. Every officer shall be liable to serve wherever he is required to serve by the competent authority. competent authority competent authority competent authority, अभी मैंने आपको बताया था कि competent authority जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है कि अब मेंबर या ऑफिसर को जो भी जो है वो ऑर्डर देती है, किसी भी ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देती है, तो वो उसको मानने का पाबंद होता है। चाहे वो उससे कहीं भी जगह पर कोई है वो सर्विस करवाए, तो वो मेंबर और ऑफिसर दोनों उनको मानने के पाबंद होते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो पूरा हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट पे जो है ओमिटेड, इसका मतलब ये है कि ये खत्म हो गया है, इसमें से निकाल दिया गया है ओमिटेड, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 4 जो है हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब किसी बच्चे को कुछ समझ ना आई हो तो वो अभी पूछ ले, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसकी जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर जो है वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आपको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अभी है कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ, ये आज के लेक्चर से रिलेटेड नहीं है, वैसे ही ये जो रैंक्स आप बताते हैं ऑफिसर्स के, क्या ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं? अगर तो कोई बंदा बैठा हो आई मीन मूड में तो पूछ भी सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर जो है वो आपसे वो आपकी हॉबीज के मुतालिक पूछ सकते हैं, या आपकी जो है इंटरेस्ट लेवल को पूछ सकते हैं, या आप कौन सी बुक पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। या आपसे कोई जो है आपकी सियासत से मुतालिक कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके अभी करंट हाइलाइट्स में हो, ठीक है। या फिर आपसे मुतालिक ही कि कितना आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना मकसद है, ठीक है। हाँ, ये है कि आप ऑफिसर्स और मेंबर्स के रैंक्स को याद रखें, ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको याद रखोगे तो ये आपके लिए इजी है और ये आपको जॉब में भी काम आएगा। जी ठीक है। ठीक है, ये आप हमें सेंड कर देंगे या हम खुद सर्च करें? क्या ये रैंक्स आपको मिल जाएंगे बच्चे? आपको मिल जाएंगे, आपको हर चीज जो है वो यूं समझ ले आपको पकी पकाई खीर मिल रही है। अगर आप अभी चम्मच ढूंढने में लग जाओगे तो फिर आपके लिए ये गलत है, ठीक है। अभी आपको पकी पकाई चीज मिले तो फिर भी आप अगर ना करो तो दिस इज नॉट फेयर। तो जी आज का सर। इतना ही लेक्चर था। मजीद लेक्चर्स और अपडेट्स के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।